फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की हमारी जो क्लास है ये बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम की है, जिसमें हमारा टॉपिक होगा पाठ्यक्रम के आधार यानी कि बेसिस ऑफ करिकुलम क्या है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या यानी कि सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस होता है। तो इन चीज़ों को आज की क्लास में हम कवर करेंगे बहुत ही डिटेल में। आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं पाठ्यक्रम के आधार के बारे में। देखिए, इसके पहले जो हमारी पेपर फर्स्ट की क्लास हुई थी उसमें हमने पाठ्यक्रम का अर्थ और इसकी परिभाषा के बारे में जाना था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। देखिए, पाठ्यक्रम के जो आधार हैं वो कुल 6 आधार माने गए हैं। पहला है ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आधार और सामाजिक आधार। ये 6 आधार होते हैं। तो इन्हीं को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है? ऐतिहासिक आधार, जिसे हम हिस्टोरिकल बेसिस कहते हैं। तो इतिहास जो है ये अतीतकालीन प्रवृत्तियों का एक व्यवस्थित अभिलेख है, जिसमें जो पुरानी चीज़ें हैं वो व्यवस्थित रूप से इतिहास के रूप में रखी हुई हैं। जोन्स महोदय ने कहा है कि इतिहास जीवन के अनुभवों की एक ऐसी खान है जो आज का युवक उसका अध्ययन इसलिए करता है, और आप भी इसलिए इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि हम क्या करें, जाति के अनुभवों से लाभ उठा सकें, इसलिए इतिहास का अध्ययन किया जाता है। और ऐतिहासिक अतीतकालीन बातों का अभिलेख होने के कारण पाठ्यक्रम निर्माताओं को ऐसी सामग्री उपलब्ध कराता है जिसकी सहायता से वह भविष्य के लिए अच्छे और स्पष्ट उदाहरण प्राप्त कर सकता है। साथ ही वह पूर्व में की गई भूलों की आवृत्ति से बच जाता है, और इसके अतिरिक्त वह समय, साधन और शक्ति का भी अपव्यय नहीं होने देता या खर्च नहीं होने देता। तो ऐतिहासिक आधार का मतलब क्या है कि जो लोग करिकुलम बनाते हैं, जो लोग पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, उन्हें आसानी हो। जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करने से आसानी होती है। जब चीज़ें ऐतिहासिक रूप में रखी हैं तो क्यों ना हम उसका उपयोग करें और आज के युग में बच्चों को वो चीज़ें दें पाठ्यक्रम के रूप में। तो इसलिए हम ऐतिहासिक आधार का सहारा लेते हैं। अगला क्या है? मनोवैज्ञानिक आधार। तो पाठ्यक्रम बनाने में मनोवैज्ञानिक आधार भी लिया जाता है। कैसे? तो देखिएगा, मनोवैज्ञानिक के वे पक्ष हैं जो अधिगम प्रक्रिया या लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। वे पाठ्यक्रम निर्माता को शिक्षार्थी के व्यवहार के संबंध में बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने में सहायक होते हैं, और पाठ्यक्रम को बालक की आवश्यकताओं, अभिरुचियों, क्षमताओं, अनुभवों, अभियोग्यताओं आदि पर आधारित करने का जो प्रयास किया जाता है वह ही क्या है? मनोवैज्ञानिक आधार का ही परिणाम होता है। आगे देखिएगा, क्रिया प्रधान, अनुभव आधारित और पाठ्यक्रम भी मनोविज्ञान पर ही आधारित होते हैं। तो बच्चों के अनुभव हैं, उनकी आवश्यकता जो है, ये चीज़ें हमें पाठ्यक्रम में शामिल करने का मौका कहाँ से मिलता है? तो मनोवैज्ञानिक आधार के द्वारा हमें ये चीज़ें भी शामिल करने का मौका दिया जाता है जो पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं उन्हें। अगला है दार्शनिक आधार। हेरोल्ड टी जॉनसन का कहना है कि इन्होंने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ करिकुलम में दर्शन शास्त्र को जीवन की आधारित समस्याओं के उत्तर प्राप्त करने तथा मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए अध्ययन के रूप में परिभाषित किया था, और जीवन के प्रत्येक सामान्य तथा विशिष्ट क्षेत्र में दार्शनिक दृष्टिकोण का महत्व है। इसको स्पष्ट करते हुए जी.के. चेस्टरटन ने लिखा है। देखिए, इनका नाम किस प्रकार का है, लोग कंफ्यूज हो जाएं। चेस्टरटन आपको याद रखना होगा, एक थोड़ा सा टफ है इनका नाम, तो आप इसे अलग से नोट कर लीजिएगा। इन्होंने क्या कहा है कि हम सोचते हैं कि किसी मकान को किराए पर उठाने का निर्णय लेते समय मकान मालिक के लिए संभावित किराएदार की आमदनी के विषय में जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है, परंतु उसके जीवन दर्शन की जानकारी प्राप्त करना और भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए आप ही अपने मकान में किसी को किराए पर रखते हैं, तो उस सबसे पहले आप उसकी जीवन दर्शन है, यानी कि उसके जीवन के बारे में, आप उसके अतीत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और यह भी जानेंगे किराएदार रखने से पहले कि मतलब अगर हम उससे कितना पैसा ले रहे हैं, तो पैसा जो उसके पास है, कितने आमदनी है उसके पास, उसी हिसाब से हम उससे पैसा भी ले रहे हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी होती हैं। आगे देखिएगा, इन्होंने कहा है कि हम सोचते हैं कि किसी सेनापति को शत्रु सेना से युद्ध करने के लिए उसकी संख्या ज्ञात करना महत्वपूर्ण होता है, परंतु उसके दार्शनिक दृष्टिकोण को जानना और भी अधिक महत्वपूर्ण होता है।
इन्होंने ये कहा है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब व्यक्ति के जीवन दर्शन को जानना सामान्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है तो आप मान सकते हैं कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय के लिए भी इसकी जानकारी हमें अनिवार्य होती है। पाठ्यक्रम का तो मेरुदंड ही दर्शन है, दर्शन के अभाव में पाठ्यक्रम जो है ये निष्प्राण है। रस्क महोदय ने लिखा है कि दर्शन पर पाठ्यक्रम का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई और पक्ष आधारित नहीं है। आगे देखिएगा, प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा का पाठ्यक्रम पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा संभव नहीं है कि कोई दार्शनिक विचारधारा विकसित तो हो जाए लेकिन वह संबंधित समाज के पाठ्यक्रम को प्रभावित ना कर पाए। अभी तक जो दार्शनिक विचारधाराएं विकसित हुई हैं उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं, देखिएगा। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद। देखिए इन सारे टॉपिक को हमने डिटेल में पढ़ रखा है, तब आपको अगर इन टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है अलग अलग से, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, तो इन सभी की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें देख सकते हैं और अपना ये टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। तो जानिएगा कि पाठ्यक्रम जो है वह आदर्शवाद में पाठ्यक्रम कैसा था। तो आदर्शवादी विचारधारा कतिपय शाश्वत मूल्यों में विश्वास करती है और मानव को अपना जीवन उनकी प्राप्ति के लिए समर्पित करने पर बल देती है। आदर्शवादी पाठ्यक्रम में इतिहास और साहित्य को विशेष स्थान दिया गया। इसके अतिरिक्त धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र आदि को भी स्थान दिया गया। आदर्शवादी पाठ्यक्रम में उच्च जीवन मूल्यों तथा जीवन यापन की आवश्यकताओं के बीच उचित संतुलन कायम रखने का प्रयास किया गया है। आगे देखिएगा, प्रकृतिवादी और पाठ्यक्रम क्या है। तो इनका पाठ्यक्रम जो है प्रकृतिवादी दार्शनिक विचारधारा बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने पर बल देती थी कि बालक जो है वो स्वतंत्र है। यह विचारधारा बालक के स्वाभाविक विकास को प्रमुख उद्देश्य मानती है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में खेल कूद, व्यायाम, पर्यटन, प्रकृति निरीक्षण, भूगोल, विज्ञान सभी विषयों को इन्होंने स्थान दिया कि बच्चा खेल कूद भी सके, व्यायाम भी कर सके, घूम फिर सके और चीज़ों की जानकारी ले सके। तो ये क्या है, प्रकृतिवादियों का पाठ्यक्रम है। आगे देखिएगा, यथार्थवादी और पाठ्यक्रम। तो यथार्थवादी विचारधारा प्रत्यक्ष जगत को वास्तविक जगत मानती है और इस विचारधारा शिक्षा का लक्ष्य क्या है कि बालक को या छात्र को उस भौतिक व्यवस्था को समझने तथा उसके साथ समायोजन करके सहायता प्रदान करना निर्धारित करती है। आगे देखिएगा, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यथार्थवादी पाठ्यक्रम में उन विषयों को शामिल करते थे जो भौतिक जगत को स्पष्ट कर सकें और इसमें गणित और भौतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को स्थान दिया गया। अगला है प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम। तो यह विचारधारा जो है ये अमेरिका से स्टार्ट हुई थी। यह विचारधारा शाश्वत सत्य में आस्था नहीं रखती है। इसके अनुसार सत्य परिवर्तनशील है। मनुष्य तथा उसकी परिस्थितियां जो हैं ये सत्य की निर्णायक होती हैं। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम छात्रों की रुचियों पर आधारित किया जाता है और इसमें पाठ्य सामग्री के लिए कोई भी स्थान नहीं है। यह पाठ्य सामग्री का प्रयोग छात्रों की आवश्यकताओं और अभिरुचियों से संबंध करके रखता है। यह पाठ्यक्रम जो है यह हस्तकला और उद्योग धंधों पर बल देता है। तो ये सारे जो है वाद एक जगह पर आपको इसके पाठ्यक्रम यहाँ पर देखने को मिले हैं जो कि आपको याद रखना है। आगे जानिएगा, वैज्ञानिक आधार के बारे में बात हुई है। शिक्षा के वैज्ञानिक आधार का क्या अर्थ है? शैक्षिक उद्देश्य को उपयोगी एवं प्राप्य बनाना, पाठ्यक्रम में विज्ञानों की शिक्षा का समावेश करना, शिक्षण विधि में आगमन विधि पर बल देना और इंद्रिय प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण स्थान देना इसको। और यह आधार इस तथ्य पर बल देता है कि पाठ्यक्रम में उन सभी पाठ्य सामग्री को स्थान दिया जाए जो छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव या साइंटिफिक टेम्पर विकसित कर सकें। यह प्रत्यक्ष तथा स्थूल सामग्री पर बल देता है। अगला है सांस्कृतिक आधार। तो पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सांस्कृतिक आधार भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम होता है और पाठ्यक्रम संस्कृति से अनेक बातें ग्रहण करता है। वस्तुतः क्या होता है कि संस्कृति किसी समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से संबंधित होती है और पाठ्य वस्तु में उन कौशलों, विचारों तथा मूल्यों का समावेश होता है जिसको समाज के द्वारा बहुमूल्य एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक पक्ष को भी शामिल करना चाहिए जिससे हम जिसकी शिक्षा देकर के व्यक्तियों को हम संस्कृत बना सके, सुसंस्कृत मानव बना सके।
अगला है जो आखिरी आधार है सामाजिक आधार के बारे में देखिएगा। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसका जन्म समाज में ही होता है और उसी में वह उन्नति करता है, फिर उसी में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। क्योंकि आप समझ सकते हैं मानव जो है वो समाज में जन्मता है, समाज में पलता बढ़ता है, उसी में पढ़ाई लिखाई करता है और लास्ट में क्या होता है, उसकी मृत्यु समाज में रहकर ही हो जाती है। अतः उसके जीवन का जो भी पक्ष सामाजिक प्रभाव से अछूता कोई भी पक्ष नहीं रहता है। फ्रैंक मुसग्रेव के अनुसार कहना है कि अभी तक प्रायः यह माना जाता रहा है कि पाठ्यक्रम के क्षेत्र में समाजशास्त्र का योगदान शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में ही है और अधिगम अनुभव तथा पाठ्य वस्तु यानी कि कंटेंट के चयन एवं मूल्यांकन से इसका कोई संबंध नहीं है। इस दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं है यह कि जिस सामाजिक स्थिति में संचालित होता है वह उद्देश्यों के अतिरिक्त पाठ्य वस्तु तथा अधिगम अनुभवों के चयन और शिक्षण विधियों और मूल्यांकन प्रक्रिया के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखिएगा, पाठ्यक्रम निर्माताओं के समाज के संबंध में कुछ प्रमुख बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन कौन सी बातें हैं? मूलभूत इतिहास को ध्यान में रखना है, आस्थाएं, मूल्य और नैतिक सिद्धांत, परंपराएं, रीति रिवाज, आकांक्षाएं और मूल्य प्रतिमान, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिवर्तन का मनोविज्ञान और समाजशास्त्र और छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो पाठ्यक्रम निर्माताओं की यानी कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, जो पाठ्यक्रम बनाते हैं, उनको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। आगे देखिएगा, अब जानेंगे कि पाठ्यक्रम एवं पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम में अंतर क्या है। जो आप करिकुलम और सिलेबस कहते हो इसमें डिफरेंस क्या है जानिएगा। तो पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम की अवधारणा विस्तृत होती है, ये व्यापक होता है और इसके अंतर्गत सभी अनुभव आ जाते हैं जिसे छात्र विद्यालय के तत्वाधान में प्राप्त करता है और जिसमें कक्षा के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आयोजित की जाने वाली सभी पाठ एवं पाठ्येतर क्रियाएं आ जाती हैं। इसमें बौद्धिक विविध कौशल, बौद्धिक विषय, अनेकानेक कार्य, पढ़ना लिखना, शिल्प, खेल कूद सभी चीज़ें पाठ्यक्रम में शामिल होती हैं। और पाठचर्या क्या है? तो पाठचर्या को क्रिया एवं अनुभव के रूप में समझा जाता है। यह अर्जित ज्ञान या संग्रहित तथ्य नहीं है। कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, क्रीड़ा स्थल और विद्यालय के प्रांगण में प्राप्त किए जाने वाले समस्त अनुभव को यह अपने आंचल में समेट लेता है और साथ ही व्यक्तिगत और सामाजिक क्षेत्रों के सभी उद्योगों, व्यवसायों, कौशलों और आवृत्तियों को भी अपनी परिधि में रख लेती है। बौद्धिक विषयों की सामग्री को पाठ्यवस्तु या अंतर वस्तु या कंटेंट कहा जाता है और कक्षा के शिक्षण की दृष्टि से शिक्षण की सुविधा के लिए जब कोई पाठ विषय वस्तु या पाठचर्या को व्यवस्थित कर लिया जाता है तो उसे हम पाठ वितरण भी कह सकते हैं। रॉबर्ट डोनर्ट का कहना है कि पाठचर्या तथा पाठ वितरण के अंतर को स्पष्ट इस प्रकार से किया जा रहा है। देखिएगा, पाठचर्या के बारे में इन्होंने कहा है कि सिलेबस जो है ये विद्यालय वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान की मात्रा के विषय में निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है, जबकि जो करिकुलम है यानी कि जो पाठ्यक्रम है वह यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक किस प्रकार की शैक्षिक क्रियाओं के द्वारा सिलेबस की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सिलेबस जो है ये शिक्षण की पाठ्यवस्तु का निर्धारण करता है और करिकुलम क्या है, उसे देने के लिए प्रयुक्त विधि है। तो ये चीज़ें जो हैं ये पाठ्यक्रम और पाठचर्या का डिफरेंस है यानी कि अंतर है। तो आई होप आपको यहाँ से सिलेबस और करिकुलम का अंतर समझ में आ चुका होगा। जो पाठ्यक्रम है ये व्यापक है और सिलेबस क्या है, सिलेबस सीमित होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी परीक्षा के लिए सिलेबस जो है वो निर्धारित किया जाता है, वो एक सीमित पाठ्यक्रम है कि आप बस इतना इतना पढ़ लीजिए और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो जो सिलेबस क्या है, पाठचर्या क्या है, ये सीमित होती है, जबकि पाठ्यक्रम सीमित नहीं होता, इसमें कई सारी चीज़ों का समावेश होता है। तो दोस्तों
ये सारी चीज़ें आज हमने इस क्लास में कवर किया है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। वीडियो पर पहली बार हैं और अगर वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आपकी क्लासेस मिस नहीं होंगी। तो चलिए क्लास को आज यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।